देखिए, हम लोगों का ये जो कोर्स है ये ऑलमोस्ट अब ओवर होने जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम कब होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर अब होंगे ही एग्ज़ाम। 10-15 दिन, 1 महीने में होंगे ही होंगे एग्ज़ाम। अब क्या है, आपका एग्ज़ाम को हम कहते हैं इम्तहान। अब इम्तहान की घड़ी आ गई है ना, अब परीक्षा का वक्त आ गया। तो होता क्या है, कई बार होता क्या है कि अच्छे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट उनका सामने आता है तो बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमें उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, हम तो सब जानते थे। या कई बार क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, दाखिला का एग्ज़ाम देंगे। जैसे हम लोग भी एक ज़माने में जेएलयू का एग्ज़ाम देते थे एमए के लिए, तो उस ज़माने में आंसर्स आते थे, लॉन्ग आंसर्स आते थे लिखने के लिए, ऐसे टाइप के जैसे अभी आपका होता है ना। जैसे सवाल आएगा आपको कि बुद्ध ने जो विचार दिए हैं आप उनके बारे में लिखिए। बुद्धिज़्म जो है वो क्यों भारत में 6ठी शताब्दी के बाद में उसका उदय हुआ, क्या क्या कारण थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, वैदिक कल्चर से बुद्धिस्ट कल्चर कैसे अलग है। इस तरह के सवाल आते हैं तो इसको लॉन्ग आंसर लिखा जाता है। एक दूसरा एग्जाम का पैटर्न है जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस, जिसमें आपको 4 आंसर दिए होते हैं और एक पे टिक लगाना पड़ता है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मल्टीपल चॉइस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं एसे राइटिंग का। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें एसे लिखना होता है, लॉन्ग 4 पेज, 5 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज। उसको कैसे लिखें, और आपका एग्जाम जो आएगा वो लॉन्ग आंसर लिखना है उसमें, है ना। वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने किसी पे एक टिक लगा दिया आपने, है ना। भारत में कितने राज्य हैं, 25, 26, 27, इनमें से कोई नहीं, नहीं कौन बनेगा करोड़पति टाइप का एग्जाम नहीं आएगा, है ना, है ना। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, ऐसा नहीं आएगा। आपको आएगा लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। और एक बात आप हमेशा ख्याल रखिए कि लॉन्ग आंसर लिखने को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लॉन्ग आंसर लिखने में क्या होता है, आपकी पूरी फीलिंग, आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी कमाई, सारी चीज उसमें दिखती है। तो जो लॉन्ग आंसर जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। चावल भात जब आप हांडी में रखते हैं और आपको ये देखना होता है कि चावल पक गया कि नहीं पक गया, एक दाना को जब आप छूते हैं, उस पर उंगली रखते हैं, उसको दबाते हैं, तो पूरे हांडी के बारे में आपको तस्वीर मिल जाती है ना। कोई ऐसा कुक नहीं होता है कि एक दाने को देखा, अच्छा ये पक गया, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, 10वें को देखते हैं, और पूरी हांडी को नहीं खंगालता है, एक ही चीज़ों को देखता है। तो उसी तरह से जो लॉन्ग एसेज होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप एक पेज में लिखो कि जाति प्रथा क्या है, क्या आप उसको समर्थन करते हो कि आप उसका विरोध करते हो, आप एक पेज लिख के लाओगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी पता चल जाएगा ना कि कहाँ आप हैं, क्या सोचते हैं भाई, रिजर्वेशंस के बारे में आपकी क्या राय है। तो अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, आती है ना। और लेखन कला जो है वो यूं नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है। हमारे यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में बहुत लोग पीएचडी करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लोग पीएचडी करते हैं, जामिया से करते हैं, अलीगढ़ से करते हैं, हैदराबाद से करते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी करते हैं, लेकिन लिखना बहुत कम ही लोगों को आता है ना। बोलना बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि एक कला है, एक हुनर है, एक स्किल है, ऐसे नहीं आएगा।
गाना सबको नहीं आ सकता है गाने के लिए ना। तो उसी तरह से लेखन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपकी ज़िंदगी में जिसको लिखने आ गया, जिसको बोलने आ गया, समझ लो आप करोड़ों अरबों के मालिक हो आप, है ना। आपकी एक अलग पर्सनालिटी, आपके बदन पे मामूली से मामूली कपड़ा रहेगा, लेकिन आप ज्ञानी हो, आप पढ़ते हो, आप बोलते हो अच्छा, आप लिखते हो अच्छा, और आपकी सोच भी अच्छी है, तो आप बहुत बड़े आदमी। तो एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि आपके लिखने की कला का उसमें टेस्ट लिया जाए। तो एग्ज़ाम को कभी भी ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, अरे एग्ज़ाम है, सर दुख रहा है, नहीं। हमेशा एग्ज़ाम को ऐसे लीजिए कि मुझे अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखाना है लोगों को। अब ये दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में कुछ ऐसी गलत व्यवस्थाएं आ गई हैं कि जितने ध्यान से आपका स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए उतने ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है। जल्दी जल्दी लोग मार्क्स दे देते हैं, सब नहीं देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग दे देते हैं, है ना, जल्दी जल्दी साइन करते हैं। तो वो उनका प्रॉब्लम है, आप मत सोचो। आप जब आंसर लिखना तो हमेशा सोचना कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ेगा और मैं अच्छी बातों को लिखूंगा, सही बातों को लिखूंगा, साफ साफ लिखूंगा, और मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं हूं, मैं अपनी बातों को जाहिर करने के लिए हूं, है ना। जैसे मैं आपके क्लास में पढ़ाने के लिए आऊं तो मेरा काम है आपको बातों को समझाना, आपको मदद करना, आपको सब्जेक्ट से परिचय कराना, आपको जागरूक करना, आपके अंदर में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा करना। ये नहीं है मेरा काम कि मैं दिखाऊंगा अरे मैं कितना जानता हूं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना नॉलेज का शो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में आप कभी आगे नहीं जाओगे। ये सब चीज़ें ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी जानते हो, मान लीजिए आर एस शर्मा साहब की किताब पढ़े हुए हैं, मान लीजिए किताब है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ है तो इनको उनसे ऐसा अप्रोच करना चाहिए ताकि उसको ये ना लगे कि ये अपना नॉलेज इसके ऊपर थोप रहे हैं, है ना, या अपना घमंड दिखा रहे हैं। तो कभी भी एग्जाम में आंसर लिखते वक्त, बोलते वक्त, लिखते वक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे मत दीजिए महत्वपूर्ण जानकारी, कभी भी ऐसे मत बोले कि जिससे दूसरे आदमी को लगे कि अरे ये तो ज्ञान झाड़ रहा है ना। तो एग्जाम में भी यही पैटर्न है। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे मैं बताना चाहता हूं। कभी भी एसओएल का एग्जाम नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं, दुनिया में कहीं एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, हमेशा याद रखिए कुछ बातें होती हैं एग्जाम की, कैसे तैयारी करते हैं, एग्जाम में कैसे अच्छा करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ खुद अपने अनुभव से, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम में पास नहीं हुआ, लेकिन फिर बहुत सारे एग्जाम को मैंने पास किया, तो मेरे पास अनुभव है। मैं इस अनुभव को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है, लाइफ में याद रखिए कि कभी भी पढ़ाई को आखिरी वक्त तक मत टालिएगा, कभी भी लाइफ में नहीं टालना है। ठीक है, हम इंसान हैं, किसी दिन पढ़ नहीं पाते हैं, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी दिन टेलीविज़न देखने का मन करता है, किसी दिन घूमने का मन करता है, ठीक है, वो सब चीज़ सही है, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में हमें कोई भी काम आखिरी वक्त तक नहीं टालना चाहिए, वो नहीं होता है। अगर आज मैं आपको क्लास नहीं लूँ, आज अगर मैं आपको ईमानदारी से क्लास नहीं लूँ और सोचूं कि ये चीज़ मैं कल पढ़ा दूंगा, तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कल नहीं आता है, इसलिए कभी भी कोई भी काम उसी वक्त कीजिए। तो आपको हमेशा पढ़ना है, पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है, आपको आखिरी वक्त तक दीवाना और पागल नहीं होना है ना, याद रखिएगा मेरी बात हमेशा। और पढ़ाई का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवेरे उठे किताब ले लिया, माँ ने कहा कि अरे बेटा जरा गैस खत्म हो गया, जरा देखो गैस ला दो, मुझे पढ़ना है। पिताजी ने कहा मेरे पेट में दर्द है, एक गोली ला दो, मुझे पढ़ना है। दादी माँ कह रही है अरे बेटा जरा चाय दे दो, मुझे पढ़ना है। ये नहीं है। और पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी को दिखाना है कि सवेरे से शाम तक आप किताब लिए हुए हैं, एक इंप्रेशन देना है कि अरे कितना वो पढ़ता है, कितना महान है। नहीं, आप 2 घंटे में भी बहुत पढ़ सकते हो, 3 घंटे में पढ़ सकते हो, 4 घंटे में पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़, इंजॉय करके पढ़ना। और पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, उसका वेलकम करना है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसे घबराना भी नहीं है,
क्योंकि अगर पढ़ते वक्त कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो समझो कि वो चीज आपको नया कुछ सिखलाने के लिए आ रही है। अगर आप दिल्ली वाले हो, आप कलकत्ता जाओगे, स्टेशन पे उतर जाओगे और पूछोगे अरे भैया हावड़ा ब्रिज कहाँ है, इस गली से उस गली जाना, उधर से उधर जाना, तो आप बार बार अरे कहाँ आ गया। लेकिन आपको परेशानी होती है। लेकिन परेशानी अगर नहीं होती तो हावड़ा ब्रिज आप देखते कैसे। अगर आपको परेशानी नहीं लेना तो पूरी जिंदगी पूरे मोहल्ले में ही रहो अपना। तो नया ज्ञान जब आएगा तो परेशानी थोड़ी होती है, इसे घबराना नहीं है। अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो उस बात को नोट ले लो। जब टीचर बोल ले फिर उनसे कहो कि सर ये नहीं समझ पाए, क्या आप दोबारा बता पाएंगे, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो नई चीज़ों से घबराना नहीं है और एग्जाम के टाइम में ही नहीं पढ़ना है। पढ़ाई हमेशा होनी चाहिए और पढ़ाई हमेशा होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं आप खेलोगे नहीं, आप कूदोगे नहीं, आप घूमोगे नहीं, ये सब बकवास की बात है। किसी को अस्पताल लेके नहीं जाओगे, किसी को तुम इलाज कराने के लिए जाओगे। मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारे अखबार में मेरा कॉलम आता है, मैं अखबार में मैं लिखता हूँ। कई बार ऐसा मौका है मैं ट्रेन में लिखा हूँ आर्टिकल, मैं ऑटो में आर्टिकल लिखा हूँ, मोबाइल पे कई बार हस्पताल से भी आर्टिकल लिखा हूँ। अब मुझे मंडे को आर्टिकल भेजना होता है एक अखबार के लिए, एक को मुझे सैटरडे को भेजना होता है। अब मंडे को 5 बजे तक भेज देना है। अब पता चला, मैंने सोचा कि मंडे को मैं लिख लूँगा, सवेरे कोई आ गए, कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी ने कहा अरे कोई अस्पताल में चला गया, चलना होगा, क्या ना कह सकते। अब एम्स में गए, कहीं गए, थोड़ा उनका इलाज हुआ, जहाँ टाइम मिला वहीं थोड़ा कोना में बैठ के उसको जल्दी जल्दी उसको टाइप करना है। तो लाइफ में वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो हर बड़े आदमी को एक चीज़ होती है। तो इससे घबराना नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के लिए हमेशा पढ़िए। और एक और बात, पढ़ते वक्त कभी भी यूं ही नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, पेंसिल लेना चाहिए और डायरी पर उसका नोट्स बनाइए, या मन करे तो कंप्यूटर पे। आज जैसे बुद्ध का है तो बुद्ध की 5 फिलोसफी, बुद्ध जो थे लुम्बिनी में पैदा हुए, ये है। तो एक तो है कि आपने कागज पे लिख लिया और एक है आपने उसको टाइप कर लिया, है ना, और उसको कहीं फाइल सेव करके रख दिया। तो आप हमेशा नोट्स बनाओगे। याद रखना, नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ोगे, और बरसात के मौसम में जिस तरह से पानी आता है, हर तरफ पानी ही पानी होते हैं और 2 दिन के बाद फिर सुखाड़ हो जाता है। उसी तरह अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया तो आज तो तुम बहुत बोलोगे, कुछ दिन के बाद जब उसी टॉपिक पे बोला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। नोट्स, अब हम भी टीचर हैं, हम भी आपको पढ़ाते हैं तो हमारे पास नोट्स होते हैं। माने कहने के लिए तो बहुत कुछ है। नोट्स क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन देता है। नहीं तो पता चला हम भी जो है ना भटक जाएंगे। हम आ रहे हैं बुद्ध को पढ़ाने के लिए, और फिर मैंने कहा बुद्ध तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, नेपाल, और बात करते कहते अरे नेपाल में गया था, नेपाल मुझे बहुत अच्छा लगता था, अरे काठमांडू में मैंने चावल और दाल खाया था, वहाँ पे मैंने, बात कहाँ बुद्ध से हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो जो नोट्स होता है आपको भटकने से रोकता है, सही बातों को डालने की कोशिश करता है, और आप कम शब्द में कम वक्त में ज्यादा बातें कहते हैं। एक हुनर है लेखनी का, बोलने का। कम बोलो, कम लिखो, लेकिन सही बात बोलो। ज्यादा लिखना, ज्यादा बोलना ज्ञान की पहचान नहीं है। ज्ञान की पहचान है कम बोलो लेकिन अहम बातें बोलो, कम लिखो लेकिन अहम बातें लिखो। कभी भी नॉलेज का शो नहीं करना चाहिए। आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नॉलेज का शो मत करो। कोई अगर आपको कहते अरे आपको कुछ नहीं आता है, आप उसको साफ कर दो, सर ठीक है सर, आगे और सीखूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बहस करने की ज़रूरत, क्योंकि अगर वो समझदार होगा तो आपको कोई भी समझदार ज्ञानी व्यक्ति किसी दूसरे को अज्ञानी नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि वो कितना अज्ञानी है। हाँ, वो क्यों दूसरे को कहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको मैंने क्या कहा, एग्जाम के वक्त नहीं पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, मगर बाकी जिंदगी को भी इंजॉय करना है, बाकी जिंदगी को भी तवज्जो देनी है। अगर कोई बीमार हो गया उसे अस्पताल लेके जाना है, ठीक है, आप अपनी किताब वहां रख लीजिए,
अगर वो बीमार, उसका इलाज हो गया, कुछ हो गया, डॉक्टर ने कहा भी 1 घंटा वेट करो, तो आप वहां पे देख सकते हो, वो ठीक है। लेकिन हमें इंसान बनना है और पढ़ते वक्त नोट्स लेना है, बगैर नोट्स के नहीं पढ़ना है। उसका नोट्स ले, मन करे तो कागज पे लो, मन करे तो कार्ड पे लिखो, मन करे तो कहीं कंप्यूटर पर लिख लो, लेकिन नोट्स हो कि जब आपको जरूरत हो तो मिले। और जो आपने नोट्स बनाया उसको प्रॉपर तरीके से रखने का टेक्निक भी ढूंढो। पता चला नोट्स भी बनाया और कहीं फेंक दिया, वक्त पे नहीं मिला। तो आपको, मैंने मान लिया कि आपने क्लास भी किया है, आपने किताबें भी पढ़ी है, आपने नोट्स भी बनाया है, अब एग्जाम का टाइम आ गया। तो जब एग्जाम का टाइम आया तो आप लोगों को चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, घूमना भी है और नोट्स को थोड़ा देखते रहना है, घबराना नहीं है। नोट्स को थोड़ा आराम से देखते रहें, बिल्कुल पैनिक होंगे तो खेल खराब। अगर आपने बैटिंग करने गए और वहां पे शोएब अख्तर फास्ट बॉलिंग कर रहा है, घबराएं तो समझिए आपका विकेट गिर गया। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि ठीक है, हम अभी बैटिंग करने गए, बॉल नई है, नई बॉल से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा संभल के हम 5-7 ओवर निकाल लेंगे, फिर अच्छे से खेलेंगे। ये समझदारी की बात है, घबराना नहीं। और फिर अरे क्या है, मैं तो हर बॉल पे ही छक्का मार, दोनों मेथड गलत है। तो आपको क्या करना है कि आराम से पढ़िए, उसके बाद नोट्स को एक बार देखिए आराम से, 2 घंटा 4 घंटा पढ़िए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, घूमिए फिरिए और दिमाग को और नोट्स लेते रहिए। और एक और चीज है, पढ़ते वक्त एक और चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पढ़ते वक्त कभी भी किसी लेखक को ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो गॉड है, वो कोई फरिश्ता है कि उसकी बात गलत नहीं हो सकती है। जिस तरह से ये भाई इंसान है, उसी तरह से मैं भी इंसान हूं। अगर ये गलत हो सकते हैं तो मैं भी गलत हो सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी किताब को पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा पाठक वही है कि उसे पहले नहीं सोचना चाहिए अरे ये क्या लिखेगा, बेकार लिखेगा, अरे इसको क्या आता है, बेकार है, ये भी गलत है। और ये भी अप्रोच सही है, वाह क्या लिखते हैं, गजब लिखते हैं, हर बात इनकी सही है, बिल्कुल सही है, ये नहीं। हम पढ़ेंगे, जो बातें अच्छी लगती है उसको कहेंगे नहीं ये तो ठीक लिख रहा है। जो बातें आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो आपको कहना चाहिए कि नहीं ये हमको नहीं, हम इससे एग्री नहीं करते। आपको कहना है हम एग्री नहीं करते हैं, ये मत कहिए कि तुम गलत हो, ये थोड़ा कहना सभ्य नहीं होता है। कहो नहीं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना है और हर लेखक को एकदम में समझे कि आप जज हैं और जज जो हैं सही जज हैं, आप बायस नहीं हैं, ना उसके अगेंस्ट में ना उसके फेवर में। सही तरीके से पढ़िए, नोट्स से लीजिए। अब मैं मान रहा हूं कि आपने सही तरीके से पढ़ा, आप बायस्ड भी नहीं हैं, आपके पास नोट्स भी आ गए, आपने नोट्स का रिवीजन भी किया। अब कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम है तो अब रात भर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, अगर कल एग्जाम है तो रात भर पढ़ने की जरूरत है। बहुत लोग करते हैं, हमने भी किया है, क्योंकि अगर रात भर पढ़ के आप जाएंगे और सवेरे 8 बजे एग्जाम होगा तो एग्जाम के पेपर जैसे ही आएगा तब तक सो जाएंगे घंटे के लिए। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाएगी, है ना, कि खरगोश थोड़ा आगे गया और देखा अभी कछुआ तो पीछे है, तो थोड़ा सो जाते हैं। तब तक जब उठा वो तो जीत गया रेस। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आप आम दिन में नींद लेते हैं उसी तरह से एग्जाम के रात में भी आपको नींद लेनी है। उसी तरह से रिलैक्स होके, कोई 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है, आराम से सोइए, सवेरे उठिए। और एक और चीज बताता हूं, बगैर नाश्ता किए बगैर एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा ये बात, मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूं। बगैर नाश्ता किए खाए एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम होता है सवेरे उठने के बाद, और ग्लूकोज लेवल कम होगा तब ब्रेन काम नहीं करेगा। जो भी आपको पसंद है नाश्ते में, रोटी, पराठा, चावल, दाल, खिचड़ी, दही, जो भी है आपको, भर पेट फल फ्रूट्स, चाय, कॉफी, जो भी आप खाते हैं आप लीजिए। खा के आपने अच्छा नाश्ता कीजिएगा, अच्छी नींद, अच्छा ब्रेकफास्ट, और फिर तैयार होके अपना अच्छा कपड़ा पहन के, तैयार होके, साफ कपड़ा पहन के, कोई नया कपड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, साफ कपड़ा पहन के, और फिर एग्जाम जितने बजे से है उससे पहले आधा घंटा पौन घंटा पहले ही वहां पहुंचना है, मान लेना है।
कि अगर एग्जाम 10 बजे है तो आप दिमाग में लेके चलिए कि हमको कॉलेज 9 ही बजे पहुंचाना है या 9:30 तक पहुंचाना है, ताकि वहां पहुंचने के बाद, कई बार हम लोग भी एग्जाम में पहुंचे हैं, कितने बजे एग्जाम है, 10 बजे, हम लोग 10:02 या 3 मिनट पर ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं आना है, क्योंकि उससे आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ता है। आप आराम से 9:30 9:15 तक आ जाइए, कहीं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स होइए, एक चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा कुछ म्यूजिक भी सुन सकते हैं आराम से लाइफ में। और जब एग्जाम में पेपर मिलता है उससे 10-15 मिनट पहले ही आके बैठ जाना चाहिए। फिर जो आपको सीट मिलते हैं वो कागज, उस पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, सब कुछ आराम से ठंडे दिमाग से लिख लेना चाहिए। उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसमें भूलना नहीं चाहिए, एक बार मिला लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कॉपी पे अपना नाम भी लिख लिया, और एग्जाम में सिग्नेचर करने होते हैं आप लोगों के, वो भी याद रखिएगा कि आप भूल ना जाएं। सिग्नेचर करना होता है। अगर आपने एक्स्ट्रा सीट ली तो उसका भी उस पर मेंशन करना होता है, उसको भी सिग्नेचर करना होता है। तो वो जो इन्विजिलेटर कर रहा है वो सबको आपको फॉलो करना है। जो दूसरे दोस्त कर रहे हैं वो कर लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं है तो किसी से पूछ भी लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। अब आया पेपर लेके आ गया, क्वेश्चन पेपर, पॉलिटिकल साइंस, क्वेश्चन पेपर दे दिया। अब आप लोग क्या करें, क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया लिखना। नहीं, ये भी बेकार की बात है, इतना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है भाई, भागो मत। सबसे पहले दिमाग में याद रखो कि एग्जाम जो है वो कितने घंटे का है, याद रखना। सबसे पहले एग्जाम मान लो है 3 घंटे का, जस्ट एज्यूम, ठीक है। और सवाल कितने करने हैं सवाल, 5 मान लो, तो 5 सवाल करने हैं और 3 घंटे का एग्जाम है। तो 3 घंटे में कितने मिनट हुए, 300 मिनट हुए ना, सॉरी नहीं 180 मिनट्स हुए, ठीक है। और 5 सवाल करना है तो कितने हुए, एक क्वेश्चन पे कितने पड़े टाइम, नहीं कितने पड़े, कितना, 45 मिनट्स ना, हाँ 45 मिनट्स, एक सवाल को मिला 45 मिनट्स। तो अब आपको क्या करना है, एक सवाल को लिखने में आपको वक्त दिया है यूनिवर्सिटी ने 45 मिनट्स। तो आप तो मशीन तो नहीं है, आपको तो पानी भी पीना होगा, आपको रिलैक्स भी करना होगा, हाथ भी दुखता है ना, थोड़ा बाथरूम भी जाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, 45 मिनट्स के जगह पे अब आप 35 मिनट्स दीजिए, 30 या 35 मिनट्स एक सवाल को दीजिए। आप मान लीजिए कि हमको 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं लिखना है एक सवाल को, ठीक है। 2-4 मिनट सोचेंगे भी तो आप, एक सवाल के बाद दूसरा। तो पेपर आ गया, तो पहले पेपर को अच्छे से सबको देखना है, देखिए, और अच्छे से सोचना है। और पेपर कई बार ये होते हैं, कई बार ट्विस्टेड भी होते हैं, इसलिए घबराएंगे अगर आप फौरन तो उल्टा आंसर लिख देंगे। घबराना नहीं है। जैसे बच्चों के सामने जब आप खिलौना देते हैं तो बच्चा जल्दी खिलौना लेकर डब्बा खोल के दौड़ जाता है, ऐसा नहीं करना है। आराम से बुद्ध की तरह शांति के पूर्ण तरीके से आप क्वेश्चंस को लेके कई बार पढ़िए, उसको ऊपर नीचा, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है, क्या है ना। ऐसे क्वेश्चंस को ले लिया, फिर आप उसमें टिक लगाइए कुछ अपने, कि कौन सा आंसर खूब आ रहा है, कौन सा आंसर थोड़ा कम आ रहा है, ये कर लीजिए। मान लीजिए जो आंसर खूब आ रहा है उसको ए कर लीजिए, और जो आंसर कम आ रहा है उसको बी कर लीजिए। तो पता चल रहा है कि 3 सवाल आपके बिल्कुल ए टाइप के आ रहे हैं, बिल्कुल खूब आ रहा है, और 2 सवाल जो होते हैं बी टाइप के आ रहे हैं, और एक सवाल और थोड़ा और भी कम आ रहा है तो उसको सी कर दिया। तो आपको पता चल गया कि 2-3 सवाल या 4 सवाल तो खूब जान रहा हूँ, थोड़ा इसमें कम जान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं, थोड़ा कम जान रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, पहले एक सवाल से जो खूब जानते हैं वहां से शुरू कीजिए, ठीक है। इस बीच में आपको 2-4-5 मिनट टाइम ले लेना है ना, सोच लेना है आराम से, जानते भी हैं तब भी। पानी का बोतल लेके जाना है ना, और घड़ी लेके जाना है। घड़ी स्मार्ट वॉच लेके मत जाइएगा, क्योंकि फिर वो आएंगे बार बार कहेंगे स्मार्ट वॉच निकालो, इनके तरह दिखाओ, आप दिखा दो इस तरह की घड़ी, नॉर्मल जो नॉर्मल ट्रेडिशनली जो घड़ी होती है उसको लेके जाइए। घड़ी को रखिएगा, आपको टाइम का बिल्कुल किसी से पूछना नहीं हो, कितना टाइम हो गया, ओ 4 बज गया नहीं ओ यार कितना बज गया, 4:30, नहीं, ऐसा नहीं है। वो घड़ी रहे हो, देखते रहो एक बार निगाह, ताकि आपको पता चले। हाँ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 मिनट के लिए इसलिए लिखने के लिए, ताकि आपके पास 5-7 मिनट का बैकअप टाइम हो, आप घबराओ ना नहीं उसमें, है ना।
थोड़ा हो आपके पास कि मतलब 5 मिनट आगे पीछे कर सकते हो। कोई आंसर मान लो जो 35 मिनट के लिए 40 मिनट ही लिख दिया, तो चलो 5 मिनट किसी और से ले लेना, पीछे ले लेना। अच्छा, घड़ी लेके जाना है, पेन ये लेके जाना है, वो पानी लेके जाना है, और 2-3 कलम लेके जाना है, 2-3 कलम, है ना। हो सके तो 1-2 दूसरे रंग का भी लेना, ब्लैक ले लेना एक, है ना। हो सके तो थोड़ा हाइलाइटर भी ले लेना हल्का सा। और क्या करना है, आंसर लिखते वक्त थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो सवाल आ रहा है बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है ना, इसके बारे में लिखो। तो आपने लिख किया, पहला एक हेडिंग दिया बुद्धा उनका जीवन परिचय, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दिया, थोड़ा लिख दिया, है ना। बुद्धिज्म 6ठी शताब्दी के बाद क्यों उदय हुआ, थोड़ा इसको हाईलाइट आपने कर दिया। तीसरा, बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा का परित्याग किया, तीसरा हो गया। बुद्ध धर्म ने मानवता की बात की, उसमें थोड़ा आ गया। बुद्ध धर्म एक आलोचनात्मक अध्ययन कर दिया। तो कई बार क्या होता है, जो टीचर लोगों को बहुत जल्दी में होते हैं, बुद्ध और उनका परिचय ठीक है लिख दिया है, अच्छा उसका आत्मा परमात्मा ठीक है, अच्छा, तो वो ऊपर देखने के बाद उनको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि ठीक चल रहा है वो आपका। तो हमेशा कोशिश करना कि एक हेडिंग भी दे देना उसको, है ना, एक हेडिंग लिखने की भी कोशिश कर देना एक ऊपर, ताकि मतलब कहने का मतलब आपने अपने आंसर को 5 लाइन में उसको डिफाइन कर दिया। अखबार की हेडिंग नहीं आती आप लोगों को, अरे अखबार पढ़ते हो तो उसकी हेडलाइन होती है कि नहीं होती है। आप अखबार की खबर तो हेडलाइन ही देख के पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा हेडिंग दे देना हल्का सा। और एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, पॉइंट टाइप का लिखते हैं बहुत, है ना। मुझे लगता है कि अच्छा वही पेपर होता है जो ऐसे टाइप का लॉन्ग टाइप का हो आपका, मतलब फ्लोइंग, जैसे अखबार का आर्टिकल होता है। और कोई कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लिख रहे हैं, लिखते वक्त बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में बुद्ध ने मानवता की बात की है, बुद्ध ने कहा कि आत्मा और परमात्मा को त्याग करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आत्मा और परमात्मा को त्याग करना चाहिए तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं उसका, हाँ। लेकिन इतना भी अंडरलाइन मत करना कि बिल्कुल थोड़ा गंदा दिखने लगे, आप समझ रहे हो ना। जैसे किसी चीज को हाईलाइट तभी करोगे ना जब कम हाईलाइट होगा, सब हाईलाइट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं होता है। अगर स्टेशन पे आप गए और एक होर्डिंग लिखा हुआ है तो आपका ध्यान जाएगा, लेकिन अगर उस स्टेशन पर 1000 होर्डिंग लग जाएगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो उसी तरह से आपको हाईलाइट करना है, लेकिन पूरे पेज को कलर नहीं करना है, नहीं तो कुछ उसका मतलब नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूं। और आराम से लिखना है, 3-4 सवाल, आप जैसे ही 35 मिनट हुआ रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, दूसरे सवाल में 2-4-5 मिनट का गैप ले लो, और अगर पॉसिबल हो तो पीछे किसी कागज पर उसका थोड़ा सा ये बना दो रफ टाइप का कि क्या क्या हम इसमें करेंगे हल्का पर। अच्छा, बुद्ध सवाल आ गया, बुद्ध की फिलोसफी क्या, अच्छा तो बुद्ध का लाइफ के बारे में बात कर देंगे, दूसरे सेक्शन में उनका आत्मा परमात्मा कर देंगे, तीसरे में ये कर देंगे, चौथे में थोड़ा सा एक बना लो रफ टाइप, और फिर उसको सामने रख के उसको लिखो। यही एग्जाम का पैटर्न है कि आप सबके ऊपर बराबर टाइम दे रहे हैं। अगर आपने घड़ी का ध्यान रखा तो क्या होगा कि मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं, पहला आंसर 4 पेज, चलिए 20 में मैंने आपको 12 दे दिया, दूसरा आंसर भी 4 पेज या 3.5 पेज या 4.5 पेज, आपको 13 नंबर दे दिया। तो पता चल रहा है कि आपको सब में 13, 14, 15 नंबर मिल रहे हैं, तो आपके नंबर आ गए। दूसरे लोग जो टाइम का ख्याल नहीं रखते, तो पहला आंसर 17 पेज, दूसरा आंसर आधा पेज, तीसरा आंसर 2 लाइन, चौथा आंसर आधा लाइन, और 5वां आंसर बाप रे बाप। तो पहले में अगर मान लो कि 12 की जगह हमने 14 भी आपको दे दिया, तो दूसरे में 5 दे दिया, तीसरे में 2 दिया, उसके बाद उसमें 1 दे दिया, और दूसरे में 1 दे दिया, तो आपका परफॉर्मेंस नीचे चला गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सबके साथ एक समान ट्रीटमेंट करना है। ये एग्जाम का कुछ पैटर्न है जो मैंने खुद अपनी जिंदगी के अनुभव से सीखा है, और आपको हर सवाल को एक बराबर तरीके से, एक बराबर टाइम में सबको देना है, आराम से देना है, हड़बड़ाना नहीं है। और एक और बात, एग्जाम जब आप पेपर लिख लें तो एक बार अपने स्क्रिप्ट में, जैसे मान लो कि बुद्धा का सवाल जो है 4 नंबर पे, तो एक बार स्क्रिप्ट से मिला लेना है कि 4 नंबर हमने लिखा कि नहीं लिखा। पता चलता है कि बुद्धा का सवाल आया था 4 नंबर, और दूसरा नंबर था वैदिक,
हमने बुद्धा के सवाल को वैदिक कर दिया और वैदिक का नंबर बुद्धा को दे दिया। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसे एक बार आप मिला भी लेना, एक बार करने के बाद एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ भी लेना, कुछ नंबरिंग का तो गलत नहीं है। पहला आंसर था वैदिक पीरियड, तो पहला ही तो मैंने आंसर लिखा कि ऐसा तो नहीं लिख दिया तीसरा आंसर, नहीं, उसको भी एक बार चेक कर लेना है। और आराम से और क्लास के अंदर में हम लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, किसी तरह के गलत प्रैक्टिस से हमें दूर रहना चाहिए। क्लास के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रेम से अपना आंसर लिख लीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपने स्क्रिप्ट अच्छा लिखा और आप ईमानदारी से लिखते हैं, और टीचरों को भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि टीचरों को भी चाहिए कि वो जो बच्चे अपने मन से लिखें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देना चाहिए। टीचरों से भी मेरा अनुरोध है कि वो कभी ये देखने की कोशिश ना करें कि अरे किसने कितना पेज लिखा है। नहीं, सोना जो होता है, इतना ही सोना की अहमियत जो होता है ना, दूसरे मेटल के इतने से ज्यादा होती है ना, उसकी अहमियत ज्यादा होती है। इसलिए अगर इन्होंने अच्छे से पढ़ा है आर एस शर्मा, और इन्होंने अगर 3 पेज लिख दिया है बुद्धिज्म के बारे में, और इन्होंने बिना मतलब का पढ़े हुए 7 पेज लिख दिया है, तो 3 पेज में अगर 20 नंबर है तो मैं इनको 18 नंबर दूंगा, लेकिन मैं उनको 18 नहीं दूंगा, उनको 10 दूंगा मैं, क्योंकि दिखाने का नाम नहीं है नॉलेज। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कई बार कई तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस हमारे सिस्टम में घुस गई है। जो आप टीचर को भी लगता है कि ज्यादा जिसने लिखा वही ज्ञानी है, और स्टूडेंट को भी लगता है कि अरे थोड़ा बढ़ा के नहीं लिखेंगे तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने मन की बात, अपनी बात लिखना। मैं अंग्रेजी इसलिए लिख पाया, जब मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था तो मैं अंग्रेजी इसलिए लिख पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते थे, टीचर्स के नोट्स को ही पढ़ के रट के उसको दे देते थे। मैं अगर टीचर का नोट्स को पढ़ा तो मैं पढ़ता था, समझ लेता था, उसके नोट्स बना लेता था और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता था। ठीक है, मेरी भाषा हो सकता है कि टीचर की भाषा के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं अपने पैर पे चल रहा हूं। जो लोग अपने मन से लिखते हैं, अपने पे यकीन करते हैं, वो लोग उस छोटे बच्चे की तरह हैं जो गिरता तो जरूर है लेकिन एक दिन चलने और दौड़ने लगता है। लेकिन जो लोग डरपोक होते हैं, जो लोग नकलची होते हैं, वो टीचरों के नोट्स को रट लेते हैं और वो इंप्रेशन तो ऐसा देना चाहते हैं कि वाह मैंने क्या लिखा, लेकिन एक दिन वो घोड़े पे सवार हैं और जिस दिन वो घोड़ा थक जाएगा, जिस दिन वो घोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, जिस दिन वो घोड़ा आसपास नहीं रहेगा, तो एक डग भी नहीं आगे जा सकते। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी के नकल करके कोई चीज नहीं लिखना चाहिए। हाँ, दूसरों की चीजों को पढ़ो और समझो, सही चीजें हो तो आप उसको अपना सकते हो, लेकिन कभी भी नकल करके नहीं लिखना चाहिए। कभी भी दूसरे बातों को उसको आंख मूंद के यकीन नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक मैंने एग्जाम्स के बारे में बताए थे। ये टेक्निक्स आपको जिंदगी में कहीं भी कोई भी एग्जाम दो, आप यूपीएससी का दो, जेएनयू का दो, डीयू का दो, ये हर जगह काम करेगा, ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए आज मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज आप लोग को मैं क्या पढ़ाऊं, तो मैंने सोचा कि आज मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम को कैसे लिखें, कैसे एग्जाम के टाइम में हमें स्ट्रेस ना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ आपने अच्छा किया, सुन लीजिए, एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सब कुछ आपने अच्छा किया, लेकिन आप सोच रहे थे कि आपको 90 नंबर मिलने चाहिए था और आपको मिले 55 या 60, और आपको बहुत दुख हुआ कि यार मैं तो बहुत मेहनत की, बड़ा दगा किया गया मेरे साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। क्या मैं पढ़ूं? जो नहीं पढ़ा उसे 70 मार्क्स, जो रात रात भर पढ़ के अपनी आंखों को पत्थर कर दिया उसे 55। दुनिया बड़ी जालिम है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, कहीं मैं चलूंगा, ऐसी सोच नहीं। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, हीरा की पहचान जौहरी को ही होती है। अगर मेरे जैसा टीचर अगर लायक नहीं है और आपने इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख दिया तो मैं क्या उसको अप्रिशिएट करूंगा। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है वही स्क्रिप्ट कभी कॉलेज में रखा जाए, किसी आर्काइव में रखा जाए, और 100 साल बाद कोई इतिहासकार पढ़े तो कहे क्या बात कही थी इसने, है ना। इसलिए कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।
लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आपने सही लिखा है, सच्चा लिखा है और कोई कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये आपकी राय है। हाँ, अगर वो कोई आलोचना कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आलोचना सही है तो आप जरूर सुधार कीजिए। लेकिन अगर वो उन्होंने अगर ठान ली है कि आप जो भी लिखेंगे हम आपको कहेंगे अरे आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर नई आवाज को दबाई गई है, हर नए आंदोलन को दबाया गया है, हर लीडर को लीडर बनने से पहले उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। जेल में जब तक जिंदगी आप नहीं गुजारोगे तब तक आपकी जिंदगी जो है वो सुनहरी नहीं बनेगी। समाज की जिंदगी जो है वो सोने में तब्दील नहीं होगी जब तक आप लोहे की सलाखों के पीछे नहीं जाओगे। इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सही आलोचना कर रहा है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कोई मुझसे कह रहा है कि सर थोड़ा ये चीज आप छोड़ दे रहे हैं, इसको कवर कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज मेरे से छूट गई है, तो आपसे छोटा भी हो उसकी बात मान लीजिए हाँ आप सही कह रहे हैं, इससे आप आगे बढ़ जाते हैं, आप इससे महान बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम देने के बाद भी अगर आप लोगों में किसी के अगर मार्क्स आपके मुताबिक ना हैं तो जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है एग्जाम। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज भावना में आके आवेश में आके नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज आप मुझसे नहीं पूछते, मैं आपके क्लास में आता हूं कि आपको मैट्रिक में कितने मार्क्स मिले, इंटरमीडिएट में कितने मिले, बीए में कितने, वो चीज पीछे छूट गई है। छूट गई कि नहीं? कबीर को कितना मार्क्स मिला था बीए में बताइए? गुरु नानक जी को कितना ग्रेड मिला था? गांधी जी कितने बड़े वकील थे? वकील तो कामयाब नहीं हुए, वो मैंने कामयाब वकील, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन वकालत तो उनकी वैसी नहीं चली जैसे बाकी लोगों की चली। लेकिन गांधी को कुछ और करना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी जो आपकी जो जिंदगी है, पता नहीं आपका किस फील्ड में वो आपका इंतजार हो रहा है वहां पे। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, और दूसरों अगर दूसरे सही कहें तो उसे अपनाना चाहिए, लेकिन दूसरे अगर गलत बात कहें तो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि आज एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें, इसको मुझे लगता है कि मैं जो भी अपनी जिंदगी में आपके मैं ग्रेजुएशन किया हूं 2006 में, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 2006 से आपको मैं बता रहा हूं, आज से 2006 के कितने साल हो गए? 17 साल पीछे समझिए, 17 साल पीछे मैं भी आपके क्लास में बैठा हुआ था। तो 17 साल पीछे से जो मेरा अनुभव है, 17 साल या 20 साल का जो अनुभव है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसलिए पढ़िए, रोज पढ़िए, खूब खेलिए, खूब घूमिए, अच्छा इंसान बनिए, अपनी बात कहिए, और दूसरों से सर्टिफिकेट मत लीजिए और घमंड भी मत कीजिए। और आपके अंदर में बुद्ध की तरह आपके अंदर में क्या हम्बलनेस भी होना चाहिए। यही मैं आज एग्जाम के सिलसिले में कहे हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।